बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग के आगाज़ में सबसे पहले दो बड़े ऐलानात हुए हैं, जिनमें एक ऐलान मुराद सईद साहब ने किया है। मुराद सईद देखें, इमरान खान साहब के जो बहुत करीबी साथी हैं, जो बहुत वफादार लोग हैं, उनमें एक मुराद सईद है। बल्कि नौजवान की आदत में उन्हें नंबर 1 समझा जाता है। और इमरान खान के बाद जो शख्स इमरान खान के नज़रिए पे सबसे ज़्यादा डट कर मजबूती के साथ खड़ा हुआ, वो मुराद सईद है। मुराद सईद ने इमरान खान की सियासत के लिए और इमरान खान साहब के नज़रिए के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। यानी इमरान खान साहब के साथ इन्होंने इमरान खान की वजह से सियासत शुरू की। बहुत सारे नौजवान हैं जो मुराद सईद के साथ सियासत का हिस्सा बने और वो सारे मुराद सईद को फॉलो करते हैं। मुराद सईद ने कई मरतबा अपनी जान पर खेल कर इमरान खान साहब के लिए हिफाजत का बंदोबस्त किया। वो अपने साथियों के साथ बहुत विजिलेंट रहे। बहुत सारे लोग मुराद सईद को जानते हैं, मैं उनकी ज़्यादा तारीफ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मुराद सईद क्या है। अब इस मौके पर जब एक मायूसी फैल रही थी, इस मौके पर जब कारकुनों को एतमाद नहीं है लीडरशिप के ऊपर, इस मौके पर मुराद सईद ने एक बड़ा ऐलान किया है। और उनके ऐलान से बज़ाहिर ये लगता है कि अब मुराद सईद ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया है, क्योंकि एक मायूसी है। कई दिनों से नौजवान लगातार रब्ता कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनकी बातचीत हो रही है। कुछ अरकान असम्बली हैं, वो भी मायूसी का इजहार कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम डायरेक्शन लेस है। इस वक्त हमारी लीडरशिप पर हमें भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वो हमें बार बार अकेला छोड़ देते हैं। और इमरान खान को जेल से निकालना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कोई लायामल हमारे पास नहीं है। इमरान खान एक तहरीक चलाने की बात करते हैं और हमारी लीडरशिप हमें तहरीक चलाने के हवाले से कोई लायामल नहीं दे रही, कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ हमें नहीं बताया जा रहा। यानी अगर ईद के बाद तहरीक चलानी थी तो रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना था जिसमें तैयारी की जाती। जिन्होंने तहरीक चलानी होती है वो फौरी तौर पे अनाउंस करते हैं, लोगों को निकलते हैं और बाहर आ जाते हैं, जैसा कि अख्तर मेंगल साहब ने किया, जैसा कि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क़यादत जो है वो ज़हनी तौर पे भी तैयार नहीं है और अमली तौर पे भी कुछ नहीं कर रही। तो नौजवानों का ये गिला और शिकवा था। ऐसे में मुराद सईद साहब का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे उन्होंने अब जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। बानी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ईद के मौके पर तहरीक के अगले मरहले का ऐलान किया था। और पख्तूनख्वा के वो नौजवान जो 1 साल बनी गाला और जमान पार्क कैंप्स में रहे और हर अहम एक्टिविटी के मौका पर तमाम तर जबर और फस्तायत का मुकाबला करते हुए काफिलों के लिए रास्ते क्लियर करते रहे। इंशाअल्लाह 6 अप्रैल को उन जानिसाराने इमरान खान कन्वेंशन का इनेकाद होगा। 11 अप्रैल को स्वात अपने हल्के के ग्रैंड जिरगे से 2 नकाती एजेंडे, इमरान खान, बुशरा बीबी समेत क़यादत और कारकुनान की रिहाई और अमन की बहाली पर तफसीली बात करूंगा। तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज में शामिल नौजवान और काफिले लाने वालों को भी तैयारी का कह दिया है। जैसे ही जामे प्लान सामने आएगा आपको अमल दरामद होता हुआ दिखाई देगा। कराची और सिंध के नौजवानों को पार्टी से मुशावरत के बाद 1 हफ्ते में प्लान देने की हिदायत की थी। कल उनका तफसीली लायामल भी मौसूल हो जाएगा। अब ये कराची का बता रहे हैं कि वहां के नौजवान क्या करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के तमाम साथी पुरअमन एहतजाज करने वाले बलोच अवाम के साथ खड़े हैं और उनको एहतजाजी मार्च का इस्तकबाल करने की हदायत जारी हो चुकी है। पीटीआई क़यादत भी बलूचिस्तान मार्च में शरीक हुई। इमरान खान के नज़रिए और हदायत के मुताबिक क़यादत और कारकुन इंशाअल्लाह हर मजलूम के साथ खड़े रहेंगे। पंजाब जिस तरह 23 मार्च को निकला था, इससे वादे है कि पंजाब के कारकुनान तैयार हैं और ख़वातीन जिस तरह मुतहर्रिक होकर उनको लीड कर रही हैं, उनका यह किरदार मिसाली और काबिल तारीफ़ है। नॉर्थ पंजाब के नौजवानों को फ्लैश प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रखते हुए तहरीक के अगले मरहले की तैयारी पर फोकस रखने का कहा गया है। नॉर्थ पंजाब के नौजवानों के साथ तफसीली लायामल तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जुम्मे को शेयर नहीं हो सका, इंशाअल्लाह जल्द उस पर भी पेशरफ्त होगी। अमन तहरीक के लिए भी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के तमाम कबीलों का जरगा बुलाया जाएगा। मैंने अमन तहरीक के तमाम साथियों की मुशावरत से तहरीक के आगाज़ से कबल जरगा इसलिए बुलाया कि मैं 2 दफ़ा कॉल दे चुका हूँ और हज़ारों लोग भी निकले। लेकिन तहरीक की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि बार बार कॉल का इंतज़ार करने के बजाय ग्राउंड पर मौजूद तमाम कबीले जिम्मेदारी लेते हुए लीड करें। इसलिए फ़ैसला यही हुआ है कि जिरगे में ही पूरा लायामल वाज़े करके उसी दिन से तहरीक का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। तो जनाब मुराद सईद साहब उस वक्त मैदान में आए जब एक मायूसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क़यादत और क़यादत के फैसलों को लेकर, और वो मायूसी क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने भी एक अनाउंसमेंट किया है, एक ऐलान अलीमा खान साहिबा का भी है। वो ये कह रही हैं कि
انہوں نے کسی بھی سیاسی شخصیت کو عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں آج بھی ملنے نہیں دیا. ہماری عمران خان صاحب سے جو آخری ملاقات ہوئی تھی وہ 20 مارچ 2025 کو ہوئی تھی. ہماری جو اگلی ملاقات ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو سکیجولڈ ہے، آج دیکھیں آپ جب ویلاگ سن رہے ہیں تو یہ 4 تاریخ ہے، تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 8 اپریل کو ہماری ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ طے ہے، اور یہ 3 ہفتے کے بعد ہمارے بھائی کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہماری فیملی انشاءاللہ اڈیالہ جیل 2 بجے پہنچے گی، اور ہمارا یہی ٹائم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. اگر ہمیں اجازت نہ دی گئی عمران خان صاحب سے ملنے کی تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم وہاں پہ دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے اڈیالہ جیل کے باہر، جب تک کہ ہمیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ ہم اپنے بھائی سے ملیں. دیکھیں علیمہ خان صاحبہ نے اب دھرنے کا اعلان کیا، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کی فیملی اس وجہ سے دھرنا کرنے جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے فیملی کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور اگر یہ پارٹی اپنے لیڈرشپ کے لیے انصاف نہیں لے سکتی، لیڈر کی فیملی کے لیے نہیں لے سکتی، تو پھر تو یہ بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے، سینٹ میں ان کی بڑی اکثریت ہے، قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ ممبرز ان کے پاس ہیں، ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور پورے پاکستان میں اگر فارم 45 کے مطابق دیکھا جائے تو 2/3 سے زیادہ انہوں نے اکثریت لی ہوئی ہے. 70% عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ. تو اگر یہ بھی انصاف نہیں لے سکتے اپنی لیڈرشپ اور اپنے لیڈر اور ان کی فیملی کے لیے، تو پھر تو یہ بہت ہی بڑی ماڑی گل ہو جائے گی، پنجابی میں کہتے ہیں. اچھا، اب یہ 2 اعلانات ہوئے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی اندر گیم کیا چل رہا ہے. امریکہ سے جو مہمان آنے والے ہیں نا، ان مہمانوں کے لیے اصل تیاری کی جا رہی ہے. یہ جو مذاکرات کی پوری کہانی سنائی گئی ہے آپ کو، چیزیں بہت ساری آپ کے سامنے رکھی گئی، یہ ساری کہانی اس لیے ہے کہ امریکہ سے مہمان آ رہے ہیں اور ان مہمانوں کے استقبال کی یہ تیاری ہے. مذاکرات کا ماحول بنایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوشش ہے کہ عمران خان صاحب بات مان جائیں، اور اسی کوشش میں عمران خان صاحب کی کچھ ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کروائی گئیں جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دونوں کے قریب ہیں. یعنی بیرسٹر سیف ہو گئے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی ایک قریبی آدمی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے شہباز شریف کے ساتھ محسن نقوی ہے، ایسے ہی علی امین کے ساتھ بیرسٹر سیف ہے. دونوں بندوں کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں، وہ شہباز شریف سے تگڑا ہے، یہ علی امین سے تگڑا ہے. اور اسی طرح اعظم سواتی کو بھیجا گیا کہ آپ جناب جا کے منائیں عمران خان صاحب کو، آپ کی وہ بات مانتے ہیں. تو انہوں نے بھی جا کر کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ مذاکرات کے لیے مجھے آپ چن لیں، آپ مجھے موقع دیں، میں جا کے کرتا ہوں. لیکن وہ عمران خان صاحب نے بات نہیں مانی. اب گنڈا پور صاحب کو بھیجا گیا، کو 2.5 گھنٹے ان کی بھی ملاقات کروائی گئی. حالانکہ عمران خان صاحب کو آدھے گھنٹے سے زیادہ ملنے نہیں دیا جاتا، لیکن 2.5 گھنٹے ملاقات کروائی گئی. تو عمران خان صاحب کو کوشش کی جا رہی کہ ان کے موقف میں لچک آ جائے. اگر عمران خان صاحب نے بات نہ مانی تو پھر ان کی ملاقات آنے والے مہمانوں کے ساتھ مشکل ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ہو جائے، زیادہ پریشر پڑے تو، لیکن مشکل ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کی آنے والے مہمانوں کے ساتھ ملاقات کروائی جائے. اب کون کون امریکہ سے آنے والے جو مہمان ہیں یا جو کانگریس مین آ رہے ہیں ان کے ساتھ کون کون ملاقات کرے گا؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کی لسٹیں نہیں بنائی. اس کی جو فہرست ہے وہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بنا رہی ہیں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جب ملنا چاہیں گے امریکنز، تو کس کس کو ہم نے امریکنز کے ساتھ ملوانا ہے، اور ان کو پہلے ہم نے کیا بریفنگ دینی ہے. وہ یہ چاہیں گے کہ ایسے لوگ ملے امریکنز کو جو بس سطحی نوعیت کی بات کریں، سیاسی نوعیت کی بات کریں، ان ڈیپتھ چیزوں کے اندر نہ جائیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات نہ کریں، تفصیلات اس لیول پہ جا کے نہ بتائیں امریکنز کو کہ پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے، یا پاکستان کی موجودہ جو رجیم ہے، ملٹری بیکڈ گورنمنٹ جو ہے، اس کے لیے پرابلم نہ ہو جائے. تو اب اس میں جو ہے وہ کچھ صحافیوں کو بھی ملوایا جائے گا، وہ بھی چنے جا رہے ہیں کہ جناب کس کو ملانا ہے کس کو نہیں ملانا. لیکن وہ جو آ رہے ہیں نا وہ بڑے سیانے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. دیکھیں امریکہ میں بھی ایک لڑائی چل رہی ہے اور یہ لڑائی رپورٹ ہوئی ہے. میں اس خبر پہ بھی واپس آؤں گا، کس کو ملوانا چاہیے اور کیوں ملوانا چاہیے اور کس کو ملنا چاہیے، یہ لسٹ کیسے بننی چاہیے، اس پہ واپس آ جاتے ہیں. لیکن امریکہ سے ایک خبر آئی ہے اور یہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ ڈراپ سائٹ نیوز کے اوپر خبر چھپی، ریان گرم اور مرتضی حسین نے یہ خبر چھاپی. خبر تو بڑی تفصیلی اور لمبی ہے، میں اس کی سمری آپ کو بتا دیتا ہوں. خبر یہ کہتی ہے کہ امریکہ کی حکومت اور امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بیچ میں ایک کشمکش چل رہی ہے. یعنی CIA پاکستان کے اندر جو فوجی حکومت ہے یا فوج کی حمایت یافتہ حکومت ہے، CIA اس سیٹ اپ کو چلنے دینا چاہتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے ساتھ ڈیل کرنا پاکستان میں سیاستدانوں سے ڈیل کرنے کی نسبت آسان ہے، لہذا فوج یہاں پہ جو مرضی کرے. پاکستان ایک ایٹامک ملک ہے تو فوج کے ساتھ یہ اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. CIA کی یہ سوچ ہے اور CIA اس کشمکش میں اس طرف کھڑی ہے. دوسری طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ کی
एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसी और तरह इस सारे मामले को देख रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत खराब है, इंसानी हुकूक की पामालियां हो गई हैं, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी हो गया है, फिर ट्रंप के इमरान खान साहब के साथ एक ताल्लुक भी है। इन सारी चीजों को लेकर वो एक डिफरेंट चीज देख रहे हैं कि जब सियासतदान आते हैं तो उनके पास ज्यादा इख्तियार होता है, ज्यादा मार्जिन होता है फैसले लेने का। एस्टेब्लिशमेंट उतने फैसले ले नहीं पाती। उन्हें यह लगता है कि सियासतदानों ने हमेशा भारत के साथ ताल्लुकात भी बेहतर किए हैं, जबकि फौजी हुकूमतों ने ये ताल्लुकात बेहतर नहीं खराब किए हैं। और उन्हें यह भी लगता है कि इंडिया के ऊपर जब पाकिस्तान का प्रेशर कम हो जाएगा तो इससे इंडिया को चाइना के खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकेगा। बड़ा तफसीलात थी उसके अंदर, लेकिन उन्होंने जो लुब्बे लुबाब है समरी है वो ये है कि अमेरिका में भी एक कशमकश चल रही है कि पाकिस्तान में अमेरिका क्या फैसला करे कि जो फौजी हमायत याफ्ता हुकूमत है उसको सपोर्ट किया जाए या पाकिस्तान में जमहूरियत को सपोर्ट किया जाए। अब इसमें दो राय है, एक राय डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत की है, दूसरी CIA की है। अब आ जाए वापस, CIA आपको पता है अमेरिका की एम्बेसियों को भी कंट्रोल करता है दुनिया भर में, तो वो अब ये तय करेंगे कि कौन से सहाफ़ी मिलें वहां पे, जो अमेरिकन मेहमान हैं उनके साथ कौन से सियासतदान मिलें। तो वो कोशिश करेंगे कि वही लोग मिलें जिनके मिलने से पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म का डैमेज ना हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद ये एक मौका है, और जितने इस्लामाबाद में बड़े सहाफ़ी हैं उन्हें चाहिए कि वो मिलें और मिलने की कोशिश करें और खुलकर हकायक बयान करें, ना कि उन सहाफ़ियों को जो टाउट्स हैं, जो हुकूमत का ही नुक्ता नज़र बयान करते हैं या जो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का ही नुक्ता नज़र बयान करेंगे। उनको मिलवाने से बेहतर है कि ऐसे आज़ाद सहाफ़ियों को मिलवाया जाए, जैसे कि मदर अब्बास साहब हैं, उनको अगर मुलाकात करवाई जाए तो वो बहुत सारे हकायक बता सकते हैं। मुबशर जैदी साहब हैं, शायद पाकिस्तान में नहीं है, और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि जो किसी की भी साइड नहीं लेंगे, वो आकर ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे और हकायक वो बताएंगे। इस वक्त हामिद मीर साहब जो है वो बहुत खुल के सच बोल रहे हैं, उनको मुलाकात करवाई जा सकती है। काशिफ अब्बासी साहब की मुलाकात करवाई जा सकती है, और भी सहाफ़ी हैं जिनकी मैं सबका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी मुलाकात हो सकती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसकी मुलाकात करवानी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में, मेरे जहन में तो दो ऐसे लोग आते हैं जो तमाम हकायक सामने रखने की जरूरत भी रखते हैं और वो ये कर भी देंगे। एक डॉक्टर आरिफ अलवी, उनकी मुलाकात होनी चाहिए अगर वो दस्तयाब हैं तो, और दूसरा अलीमा खान साहिबा। ये दो ऐसे लोग हैं जिनको जरूर मिलवाना चाहिए। इनकी कैपेसिटी भी है, ये उन्हें हैंडल भी कर सकते हैं, ये उनके सामने हकायक भी रख सकते हैं, और ये बड़ी जुर्रत के साथ अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बयान कर सकते हैं। तो अगर इनकी मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करवाएगी तो फायदा होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो प्रेशर में भी आ जाते हैं, कंप्रोमाइज भी हो जाते हैं, और हमने ये सब कुछ होता हुआ देखा है। तो ये मुलाकातें नादरीन होनी चाहिए ताकि उनके पास सही मामला पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो प्लान कर रही है वो ये प्लान कर रही है कि हम इस तरह का माहौल बना दें कि जैसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, चीज़ें तो हल होने की तरफ जा रही हैं, इमरान खान साहब तो बस कुछ अर्से में बाहर आ जाएंगे, हमारा तो सारा मामला ठीक हो चुका है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मिले हैं, उनको भी हमने मना लिया है, तो अमेरिकन ओवरसीज़ आए थे, उनके साथ मामला अच्छे चल रहे हैं। आजकल हम एक ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं जिसके अंदर दुनिया भर से बंदे बुला लिए हैं अच्छे कपड़े पहना के, और उनको ये कह दिया है कि आपने इन्वेस्ट कुछ नहीं करना, बस सिर्फ आपने अपनी शक्लें दिखानी है, आपने यहाँ बैठ के नारे लगाने हैं, अच्छे अच्छे सवाल जवाब करने हैं, और आपको फुल प्रोटोकॉल मिलेगा, आपके ऊपर रियासत पूरा खर्चा करेगी, फिर आप वापस चले जाइएगा। बेशक आप इन्वेस्टमेंट ना करें पाकिस्तान में, वैसे इन हालात में इन्वेस्टमेंट करता भी कोई नहीं है। अब नाजरीन, जो गंडापुर साहब हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के बहुत सारे हिस्से तो बड़े मज़ाहिया थे, उनको आप इंजॉय कर सकते हैं और आप करते भी रहेंगे, बड़े फिल्मी सीन थे। लेकिन जो एक्चुअल उन्होंने एक काम किया, उन्होंने आतिफ खान, असद कैसर और शहराम तरकई को आड़े हाथों ले लिया और उन्हें इमरान खान साहब का हवाला देते हुए साजिशी करार दे दिया। अब देखें, जब आप साजिशी कहेंगे किसी को तो दूसरी तरफ से जवाब भी आएगा। अब उनका जवाब क्या आता है वो मैं रब्ता करूंगा सुबह इन लोगों से, इनसे पूछूंगा जनाब कि आपको इमरान खान साहब ने टिकट नहीं दिए क्योंकि वो समझते हैं कि आप साजिशी हैं और ये आपके वज़ीर आला कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, तो आप लोग क्यों साजिशें करते हैं? सुबह ये सवाल उनके सामने रखना चाहिए। दूसरा, तैमूर झगड़ा साहब के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए अली अमीन गंडापुर साहब ने, और ये उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि जनाब वो ठीक नहीं है, उनकी करप्शन और दीगर चीज़ें वो बयान करते रहे, उनके लोग भी ये कहते रहे हैं। अब जो अकाउंटेबिलिटी कमेटी है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी इन्होंने एक बनाई हुई ना इमरान खान साहब ने, 3 लोग हैं उसमें, मैंने आपको बताया था, उस कमेटी ने तैमूर झगड़ा साहब को भी लिख दिया जनाब आप जवाब दें। तो तैमूर झगड़ा साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने एक बड़ा अजीब सा मसला उठा दिया तैमूर झगड़ा साहब ने। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
जगड़ा साहब कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के असासे 10 करोड़ हैं। ये आप इलेक्शन में, जब इलेक्शन कमीशन आपके कागजात नामजदगी जमा करता है तो आप अपने असासे लिखते हैं कि आपके पास असासे कितने हैं। तो उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर के असासे 10 करोड़ हैं, तो एक साल में उन्होंने पार्टी के ऊपर 75 करोड़ कैसे खर्च कर दिए? तहकीकात क्यों नहीं हो रही? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वैसे ये तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, और अगर ये अकाउंटेबिलिटी कमेटी इसके ऊपर तहकीकात करना चाहती है कि ये पैसे कहाँ से आए और क्या वाकई ये पैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने, जैसे कि दावा किया जाता है, अपनी जेब से खर्चे हैं, तो क्या वाकई उन्होंने अपनी जेब से खर्चे हैं? ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसे सोर्सेज बता सकता हूं जो आपकी मदद कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी कमेटी के मेंबर्स अगर ये बात सुन रहे हैं तो मैं उन्हें उन लोगों तक पहुंचा सकता हूं। अगर उनके नाम सीगाए राज में रखे जाएं तो मैं उन लोगों तक पहुंचा सकता हूं जो आपको बताएंगे कि कितना कितना पैसा कहां कहां से इकट्ठा होकर कहां पहुंचा, अगर नाम सीगाए राज में रखे जाएं। क्योंकि देखें, उनके नाम सामने आएंगे, इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी उनके पीछे पड़ जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट भी उनके पीछे पड़ जाएगी, सूबाई हुकूमत भी उनके पीछे पड़ जाएगी, तो उनकी बेचारों की जान अजाब में आ जाएगी। लिहाजा अगर आप सीगा राज में रखें तो मैं कुछ लिंक आपको दे सकता हूं जिससे आपको मदद मिल सकती है। नाज़रीन, पांचवी खबर जो है वो पेट्रोल और बिजली की कीमतों में हवाले से। अभी शहबाज शरीफ साहब ने IMF से एक कर्जा लिया, मुल्क पूरा का पूरा डूबा हुआ है। कर्जे रोल ओवर करवाए हुए हमने $20 अरब के तकरीबन, और $10 अरब हमारे खजाने में पड़ा हुआ है। इमरान खान साहब के दौर में कर्जे भी इतने नहीं थे। इमरान खान साहब के दौर में IMF की ऐसी शराइत भी नहीं थी। इमरान खान साहब के दौर में महंगाई भी इससे ज्यादा कम थी, हालात बेहतर भी थे, और आपके खजाने के अंदर पैसा भी पड़ा हुआ था। उस वक्त इमरान खान साहब ने छोटा सा रिलीफ दिया था ना, तो पाकिस्तान में मीडिया के दानिश्वर और बहुत सारी ये सियासी जमातें, इन्होंने मातम शुरू कर दिया था कि इमरान खान ने रिलीफ दे दिया, बहुत बड़ा अजाब मुसल्लत कर दिया, क्यों पेट्रोल सस्ता किया, क्यों बिजली का यूनिट सस्ता किया, ये आम आदमी को रिलीफ नहीं है, ये पाकिस्तान की माशी मौत है, ये बातें की गई थी। आज आप उन सारों को सुने, वो शहबाज शरीफ को शाबाशी दे रहे हैं, हालांकि खजाना भी आपका पहले से कम है, यानी पहले की निस्बत तो खाली है। आपके जो IMF की शराइत हैं वो भी ज्यादा सख्त है, आपकी इकोनॉमी भी बर्बाद है, आपकी महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है, और आपके रेवेन्यू के कोई टारगेट भी पूरे नहीं हो रहे। इमरान खान के दौर में टारगेट से बढ़ के पैसा आ रहा था, अब तो टारगेट भी पूरे नहीं हो रहे। फिर ये कैसे कर सकते हैं? लेकिन वही सारे लोग मुनाफिकत करते हुए आज तारीफ कर रहे हैं। एक दौर था, वो वाला पीका जो है वो हराम था, जो इमरान खान साहब के दौर में कानून लाने की बात हुई। आज वाला जो पीका है, इसके ऊपर फजाइल सुनाए जा रहे हैं कि ये हलाल पीका है, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो मैं हैरान हो जाता हूं कि पाकिस्तान का मीडिया करता क्या है। यानी ऐसी मुनाफिकत आप लोग कैसे कर सकते हैं? सियासतदान भी यही करते हैं, मीडिया भी यही करता है। बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। अब नाज़रीन, इसमें जो पेट्रोल और बिजली की कीमतों पे एक मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। वो कह रहे जी 2024 में भी मौजूदा हीरो ने बिजली और पेट्रोल समेत सब कुछ महंगा कर दिया था। पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 300 रुपए तक लेकर गए, फिर 30 रुपए सस्ता कर दिया। अब 30 रुपए सस्ता करने के बावजूद हकीकत में वो 110 रुपए महंगा ही हुआ है, जबकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत इस वक्त 40% से जायद कम हो चुकी है, यानी आधी के करीब कीमत हो गई है आलमी मंडी में। अच्छा, अप्रैल 2022 में खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल थी। अब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 3 साल की कम तरीन सतह पर यानी $68.85 फी बैरल पे है। यही काम बिजली की कीमतों के साथ किया गया, यानी वहां पे भी यही किया गया। पहले बिजली की कीमत को 16-17 रुपए से उठा के ले गए 50 से 70 रुपए के बीच में, अब नीचे लेकर आ गए। लेकिन नीचे कितना लेकर आए? 6 रुपए 7 रुपए। भाई, आप जब टीका लगाते हैं तो लगाते हैं 35-40 रुपए का, और जब आप कम करते हैं तो आप 6-7 रुपए करके आप पूरे अखबारात में इश्तिहारात लगा देते हैं। यानी अब अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात भी दिए जाएंगे मीडिया को कि जनाब हमने अवाम के ऊपर एहसान अजीम कर दिया, ये इश्तिहार छापो, अब हमारी शक्लें लगा के, हमारे मुंह लगाओ इश्तिहारों के ऊपर, टीवियों के ऊपर, हर जगह के ऊपर जो है वो अखबारात में हमारी शक्लें जिनसे लोग चिढ़ते हैं वो पूरी दुनिया को दिखाओ। चले, मर्जी है इनकी, लेकिन अवाम इनकी दुर्गत बनाएगी जब ये अवाम के बीच में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए सारे वादे इन्होंने जो है वो एक भी वफा नहीं किया, सारे वादे इन्होंने तोड़े हैं। अब नाज़रीन, कमजोर तरीन पासपोर्टों की फहरिस्त आई है 199 ममालिक की। पाकिस्तान माशाल्लाह से 195 नंबर पे पहुंच गया है, और सिर्फ इराक, यमन, अफगानिस्तान और एरिट्रिया ये वो मुल्क हैं जिनके पासपोर्ट पाकिस्तान से बदतरीन है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, भारत, बोस्निया, बर्मा, कोरिया, कीनिया, नाइजीरिया, इथोपिया, शाम, मिस्र, ईरान और पूरा सेंट्रल एशिया, वियतनाम, सोमालिया, लीबिया, इन सब के पासपोर्ट हमसे बेहतर है। ये वो मुल्क है, फलस्तीन का पासपोर्ट भी हमसे बेहतर है। ये वो ममालिक हैं जिनकी मिसालें हमें आर्मी चीफ देते हैं
جن کی مثالیں ہمیں علماء کرام دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم وہ بن جائیں گے، دیکھیں ہم ان سے بھی بری حالت میں پہنچ گئے، ہمارا پاسپورٹ کہاں پہنچ گیا ہے۔ یہ نومیڈ کیپٹلسٹ کی 2025 کی فہرست ہے اور انہوں نے یہ تفصیلات جاری کی ہیں۔ 5 بڑے زبردست ان کے کرائٹیریا ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ طے کرتے ہیں۔ بہرحال پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ٹاپ 5 بدترین پاسپورٹ کی فہرست کے اندر آ گیا ہے۔ ناظرین، عید کا سیزن بھی تاجروں کا مایوس کن رہا ہے۔ ایک خبر میں ابھی پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت 25 سے 30% تک کم خریداری ہوئی ہے۔ لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہے خریدنے کے لیے نئے کپڑے، نئے جوتے، نیا سامان، عید کے اوپر چیزیں، تو خریداری کم ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے تاجروں کو وہ فائدہ نہیں ہوا، تو مایوس کن عید کا سیزن گزرا ہے تاجروں کا۔ ناظرین، محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک بڑا زبردست اعلان کیا ہے اور بڑی زبردست بات کی ہے انہوں نے، اور ان کا بڑا کامیاب شو ہوا بلوچستان میں، پشین میں بڑا تگڑا جلسہ ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی تعداد میں وہاں شرکت کی ہے۔ تحریک انصاف بلوچستان میں بہت ایکٹیو ہے اور اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اگر اگلے بلوچستان کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے پہلے کی طرح اپنا گندا کھیل نہ کھیلا تو پورے بلوچستان سے تحریک انصاف اور ان کا اتحاد جو ہے وہ کلین سویپ کر جائے گا اور پورے بلوچستان میں وہ الیکشن جیت کر ایک عوامی حکومت بنا دیں گے۔ اور اگر آپ یہ ہونے دینا تو بلوچستان میں دہشت گردی بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اب اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہونی چاہیے، مگر بات چیت اس موضوع پر ہونی چاہیے کہ وہ بیرکوں میں واپس کب اور کیسے جائیں گے۔ دیکھیں، یہی سلوشن ہے پاکستان کا کہ سب اپنا اپنا کام کریں، جس کا جو کام ہے، کسان اپنا کام کرے، تاجر اپنا کام کرے، ملیں چلانے والے لوگ اپنا کام کریں، کارخانے چلانے والے لوگ اپنا کام کریں، انجینئرز اپنا کام کریں، سڑکیں بنانے والے اپنا کام کریں، بینک چلانے والے اپنا کام کریں، ریئل اسٹیٹ والے اپنا کام کریں، صحافی اپنا کام کریں، وکیل اپنا کام کریں، عدالتیں اپنا کام کریں، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، بیوروکریٹ اپنا کام کریں، پولیس اپنا کام کرے اور فوج صرف اپنے کام سے کام رکھے۔ آپ یقین کریں اگر ان کاموں کے اندر مداخلت بند ہو جائے تو پاکستان کے جو 70 سال سے مسائل ہیں وہ مسائل بتدریج کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔